हेलो भाई लोग, आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आज खेलेंगे पावर प्ले। अरे पावर प्ले क्या होता है भैया? हमने तो आईपीएल में देखा है, शुरू के 6 ओवर को कहते हैं पावर प्ले। ये चैप्टर भैया नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी भाई कि सर कोई नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा, भैया आप तो पढ़ा दो। फिजिक्स वाला हमारी सुन नहीं रहा, कोई तो हमें पढ़ा दे। तो भाई मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए नई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। यही चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी में नाम था पावर एंड एक्सपोनेंट। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में ऐसे क्या बदलाव कर दिए कि एक नया नाम देना पड़ा पावर प्ले। क्योंकि भाई ये चैप्टर ना तुमको बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे आईपीएल में शुरू के 6 ओवर में कितना मजा आता है जब 2 प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं, बाकी सब अंदर, तो तेज छक्के चौके लगते हैं ना, तो मैच देखने में मजा आता है। वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ने में भी उतना ही मजा आएगा, क्योंकि मैं पावर प्ले ऐसा पढ़ाऊंगा कि भाई एग्जाम में तेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और जो पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे वो घबराओ मत, ये पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर भी आपका जो पुरानी एनसीईआरटी में वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है जो उस वाले चैप्टर में थे वो है, साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड किए हैं इसमें, जहां पे अपने को थोड़ा दिमाग को चलाना है, कॉम्बिनेशंस को समझना है। तो बहुत मजेदार चैप्टर है और तुमको मजा आएगा। मतलब तुमको ऐसा नहीं लगेगा भैया मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद रखने हैं। बस जो मैं बोलूं उसको यार भाई ध्यान से दिमाग में फिट कर लेना, इतनी मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, बाकी तुमको मजा आ जाएगा पावर प्ले। यार पावर प्ले चैप्टर शुरू होने के पहले एक एक्टिविटी करते हैं। सब लोग अपनी रफ कॉपी का एक पन्ना निकाल लें और उसको फोल्ड करने की कोशिश करें, है ना। ये एक पेपर है, ये पेपर को मैं कितनी बार फोल्ड कर सकता हूं? 1 बार फोल्ड किया, 2 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड किया, 4 बार फोल्ड किया, 5 बार फोल्ड किया, 6 बार फोल्ड कर लिया, और 7 बार मैक्सिमम में फोल्ड कर सकता हूं। इससे ज्यादा ये फोल्ड नहीं होता है ना। 6 बार में बच्चे कहेंगे 7वीं बार हो नहीं रहा है, पर 7 बार जनरली पेपर फोल्ड हो जाता है। 8वीं बार पेपर फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो थिकनेस इतनी मोटी हो जाती है कि वो फोल्ड नहीं हो पाता है। तो तुम अब इसी थिकनेस को, ये पेपर क्यों फोल्ड नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मोटा हो गया। इनिशियली ये पेपर कैसा था? पतला था, तो इजीली फोल्ड हो रहा था। अब यार इसी मोटापे को जो इस पेपर के हुआ है, इसको ऑब्जर्व करते हैं और इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि भैया पहले ये पेपर इतना पतला था, जैसे ही पहला फोल्ड किया इसकी जो मोटाई है वो डबल हो गई। भैया जैसे ही दूसरा फोल्ड किया इसकी जो मोटाई है वो 3, मतलब जो डबल थी उसका फिर डबल हो गई, है ना, मतलब 4 गुना हो गई। भाई पहले इतनी थी, जब पहला फोल्ड किया डबल हुई, फिर दूसरा फोल्ड किया डबल का डबल हो गई, मतलब 4 गुना हो गई, है ना। फिर भैया हमने जब चौथी बार फोल्ड किया तो वो 4 गुना का डबल हो गई, मतलब 8 गुना हो गई। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से आप चीजें फील ले पा रहे हो कि भैया एक एक फोल्ड करने पे जो मोटाई है पेपर की वो डबल होती जा रही है। अब उसी चीज को ऑब्जर्व करते कि और मान लो ये पेपर 30 बार फोल्ड कर पाते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, पर ऐसा मान लो कभी इस पेपर को मैं 30 बार फोल्ड कर लेता तो इसकी मोटाई कितनी होती? क्या इतनी होती? इतनी होती ऐसा सोच रहे हो? इतनी होती या बहुत सारी होती? तो भाई 30 बार फोल्ड करने पे जो डीपेस्ट पॉइंट है ना वर्ल्ड का, मरीना ट्रेंच, उसके बराबर आ जाती, करीब करीब 11 किलोमीटर, मतलब 10.7 किलोमीटर इसका आंसर आता। 0.001 सेंटीमीटर, मतलब भैया 1 सेंटीमीटर का भी 1000 वाला पार्ट एक पेपर की मोटाई थी। जब उसको तुमने 30 बार फोल्ड करा तो उसकी मोटाई कितनी हो गई? वर्ल्ड के डीपेस्ट पॉइंट के बराबर। एरोप्लेन जहां उड़ता है, एरोप्लेन हवा में जितना उड़ता है ना, 11 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता है, वो ऊंचाई आ गई। तो उसी को मैंने ऑब्जर्व करके ये स्लाइड बनवाई कि भाई इसको तुम ऐसे देखो कि पेपर की थिकनेस आपने मान ली 0.01 सेंटीमीटर पहले फोल्ड पे। जब मैंने पहली बार फोल्ड किया तो ये पेपर की मोटाई थी, ये डबल हो गई, तो 0.001 का डबल 0.002। 2 बार फोल्ड करूंगा तो वो डबल का डबल हो जाएगी 0.004। 3 बार फोल्ड करूंगा तो 0.008। यहां पे कभी मैं बोलता यार इस पेपर को 3 बार फोल्ड करता तो आंसर कितना आता? 0.008 सेंटीमीटर, ये आंसर आता। भैया 4 बार फोल्ड करता इस पेपर को तो कितनी मोटाई आती? 0.0, इसका डबल मतलब 16 सेंटीमीटर, इस तरह से, है ना। भैया 5 बार फोल्ड करता, यहां 5वां फोल्ड लिखा है, 5 बार फोल्ड करता तो इसका डबल मतलब 0.032 सेंटीमीटर। अब ऐसे थोड़ी करोगे कि छठा फोल्ड करोगे इसका डबल कर दोगे। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी
कि भैया जितनी बार फोल्ड कर रहा हूं, मानो मैंने जितनी बार फोल्ड किया वो फोल्ड का जो नंबर है वो यहां लिख दिया, इनटू जो पेपर की थिकनेस है मतलब टी। टी क्या हो गया? पेपर की थिकनेस। टी क्या हो गया भैया? पेपर की थिकनेस। कि भैया पेपर की कितनी मोटाई थी जो सवाल में दे रखी है, सवाल में बोल रखा है कि भैया पेपर की मोटाई है 0.001 सेंटीमीटर। तो यार पेपर की मोटाई है 0.001 सेंटीमीटर, पहली बार फोल्ड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या है? जितनी बार आप फोल्ड कर रहे हो, नंबर ऑफ फोल्ड्स, नंबर ऑफ फोल्ड्स। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि भैया कोई कहे 8 बार फोल्ड करना है तो क्या लिखोगे? भैया 2 की पावर 8, क्योंकि 8 बार फोल्ड करना है, इंटू थिकनेस दैट इज 0.001, यह आ जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। कोई कहे 12 बार फोल्ड करना है तो 2 की पावर 12 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे 2 की पावर 12 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसको ऐसे समझो कि भैया ध्यान से समझना, अब मैं जो समझा रहा हूं कि 2 की पावर 2, ये तुम पढ़ के आए हो, इसका मतलब क्या होता है? 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 12 का मतलब होता है 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करो। कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 12 बार 2 को मल्टीप्लाई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। ये होता है 2 की पावर 12 का मतलब। तो ये जो खोपड़ी पे जो बैठा होता है, ये जो खोपड़ी पे जो बैठा होता है, इसको अपन पढ़ते भी कैसे हैं? 2 रेज्ड टू द पावर 12। और पुरानी एनसीईआरटी वालों, तुम्हारे चैप्टर का एक नाम दिया गया था, कभी तुम्हें याद आ रहा हो, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। जिनके भी स्कूल में पुरानी एनसीईआरटी चलती है, इस चैप्टर का नाम ये था। तो मेरे भाई यहां पे ये जो 2 लिखा है, ये जो 2 लिखा है, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो खोपड़ी पे 12 लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्लियर? कि भैया 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करे वो नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कोई तुझे कह दे कि भैया 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या? कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हो गया 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? यहां पे 3 क्या है? 3 आपका बेस है। 4 क्या है? 4 आपका एक्सपोनेंट है। 4 आपका क्या है? एक्सपोनेंट। तो भैया पावर क्या है? पावर इस पूरे को बोलते हैं, पावर इस पूरे को बोलते हैं। 3 की पावर 4, ये पूरा कहलाता है पावर। ये जो मैंने गोला बनाया ना, पावर इसको कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये जो 4 लिखा है इसको पावर कहते हैं। इसको पावर नहीं कहते, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। मेरे को भी यार बचपन से ये कंफ्यूजन रहता था कि भैया अपन बोलते तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो यार ये तो पावर ऑफ 4 कह रहे हैं, मतलब इसको पावर कहते होंगे 4 को। 4 को पावर नहीं कहते, 4 को एक्सपोनेंट कहते, 3 को बेस कहते और ये पूरे को पावर कहते। क्लियर? तो तुम्हारा चैप्टर था पावर एंड एक्सपोनेंट, मतलब 81 इसकी पावर है। इस नंबर की पावर कितनी है? 81। 3 रेज टू द पावर 4 का आंसर कितना निकल के आएगा? 81। इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल। तो यार 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आ गया 9 इंटू 9 विच इज 81। ये 81 पावर कहलाता है। क्लियर? तो अब यहां पे मैं जो लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। 2 की पावर 12 मतलब 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करना इंटू 0.001। ऐसे ही आगे अपन लिखते 15 बार फोल्ड मतलब 2 की पावर 15 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। 20 बार फोल्ड मतलब 2 की पावर 20 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। क्योंकि भैया पहली बार फोल्ड करेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 0.001, 2 बार फोल्ड करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 0.001।
आंसर वही आ रहा है जो लिखा है, बस मैंने एक जेनरिक फॉर्मूला बना दिया इसका, मैंने एक जेनरिक फॉर्मूला बना दिया इसका जो तुम यूज करोगे पूरे चैप्टर में। क्लियर है? इस तरह से आपने निकाल लिया। अब 30 बार फोल्ड, मैंने कहा था ना 30 बार जब फोल्ड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली पता है कितना आता है, 10.7 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली आता है 10.7 किलोमीटर। 10.7 किलोमीटर पे बहुत सारे जहाज हवाई में उड़ते हैं, और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ना मरीना ट्रेंच, उसकी डेप्थ है इतना। इसको सॉल्व करने पे आता है 10.7 किलोमीटर। 2 की पावर 46, भैया 2 को 46 बार मल्टीप्लाई करना है इंटू 0.001 सेंटीमीटर। ये अर्थ और मून के डिस्टेंस का भी डबल निकल के आता है, अप्रोक्सीमेटली 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा इसका आंसर आएगा। और इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 50 इंटू 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमको मैं वो भी बता देता हूं कि भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो कभी मैं ऐसे देखूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1000 इंटू 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1,000,000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में इतने सारे सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है? अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो पता है तुम्हें, है ना। जो 1 मीटर होता है ये 1 मीटर के अराउंड होता है। इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। वो जो तुम्हारा छोटा स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का है ना। जो तुम्हारा बड़ा स्केल है वो 30 सेंटीमीटर का है। तो वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से कोई कहे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1/100 मीटर। कि भैया एक जो सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर है। अरे यार यहां से इस 100 को इधर पहुंचा दो तो इधर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, इसी को देखो इधर क्या करा, ये 100 इंटू 1 सेंटीमीटर लिखा है। भाई 100 को लिख सकते हैं 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, इधर 100 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। इसी तरीके से मैं बोलूं 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर भी होते हैं, है ना। इसी तरह से मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर में, कभी मैं किलोमीटर के फॉर्म में निकालना चाहूं तो 1000 इंटू 100 यह आ जाएगा तुम्हारा किलोमीटर। क्लियर? क्लियर? इस तरह से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे तुम कहोगे सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए, भाई इसको सॉल्व करोगे और किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10.7 किलोमीटर अप्रॉक्स आता है आंसर। क्लियर है? पक्की बात समझ में आ गई? 10 बार फोल्ड करने पे 1 सेंटीमीटर बनता है। ये देखो अप्रोक्सीमेटली 10 बार फोल्ड करने पे 1 सेंटीमीटर बना, वो जो स्केल का 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होते जाता है, 11वें फोल्ड पे 2 सेंटीमीटर बन जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये पूरी कहानी। यहां तक समझ में आया? तो यार ये क्या होती है, पावर होती है एक्सपोनेंट की, मतलब पावर होती है मल्टीप्लीकेशन की। एक्सपोनेंट बोलूं या मैं मल्टीप्लीकेशन बोलूं, बात सेम है। तो यार बहुत सारी कंपनियां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहती है। तुम भी अपनी लाइफ में आगे जाके जब चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें भी ये बोला जाएगा कि यार एक्सपोनेंशियली ग्रो कराओ भाई, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबको अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करूं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में मेरी ग्रोथ हो। आज मेरे पास 10 रुपए है तो कल 20 हो जाए, परसों 40 हो जाए, नरसों 80 रुपए हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि आज 10 है अगले दिन 20 हो, फिर उसके अगले दिन 30 हो, फिर उसके अगले दिन 40 हो। धीरे धीरे ग्रोथ कोई नहीं चाहता, एकदम सब चाहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ होती जाए, है ना। डबल होती जाए, ट्रिपल होती जाए, चौबल होती जाए, इस तरह से। तो ये पूरे चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि यार पावर का क्या रोल है, और उसी को, उसकी इंपॉर्टेंस को, कि बड़े बड़े नंबरों को तुम कैसे लिखोगे, वो सब मैं अब तुम्हें सिखाने वाला हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन अब तुम ओरली निपटा सकते हो। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। एक पेपर को 10 बार फोल्ड करा, द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर वी। इनिशियल थिकनेस पेपर की है भैया वी। आपको ये बताना है कि यार इस पेपर को कभी मैं 10 बार फोल्ड करूंगा
तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? तो मैंने अभी बताया 2 की पावर n इंटू थिकनेस, क्योंकि हर फोल्ड पे थिकनेस क्या होती है? पेपर की डबल होती है, तो ये फॉर्मूला लगा। अब 10 बार फोल्ड करना है तो 2 की पावर 10 इंटू थिकनेस कितनी है पेपर की? v। तो ये आंसर आ गया 2 की पावर 10 v। 2 की पावर 10 v, ई विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सबका आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, लीनियर ग्रोथ ऐसी होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी होती है। जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बातें की जाए तो जब क्वांटिटी मल्टीप्लाइज होती है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मानो 3 था, है ना, तुम्हारे पास एक समय पे 3 रुपए थे पहले दिन, दूसरे दिन ये हो गए 9, तीसरे दिन ये हो गए 27, चौथे दिन ये हो गए 81, पांचवें दिन ये हो गए 243, छठे दिन ये हो गए 9, 12, 1, 729। अब तुमको देखो यार, 3 रुपए मिले थे, ओके, ये पहले दिन तुमको 3 रुपए मिले थे फर्स्ट डे, ओके, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, ये 6th डे की कहानी है, तुम्हारे पास 729 रुपीज हो गए। तुम एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, हर दिन तुम्हारा पैसा 3 गुना हो रहा है। 3 रुपए का 3 गुना 9 गुना होता है, 9 गुना का 3 गुना 27 होता है, 27 का 3 गुना 81 होता है, 81 का 3 गुना 243 होता है, 243 का 3 गुना 729 होता है। ये क्या हो गया? जब कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, यहां हर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। पर मान लो तुम्हारे पास 3 रुपए थे, फिर तुम्हारे पास 6 रुपए हुए, फिर तुम्हारे पास 9 रुपए हुए, फिर तुम्हारे पास 12 रुपए हुए, फिर तुम्हारे पास 15 रुपए हुए, फिर तुम्हारे पास 18 रुपए। अब यहां पे तुम देखोगे तो यार तुम्हारा एडिशन ऑफ 3 हो रहा है हर दिन, रुपीज में एडिशन ऑफ 3 हो रहा है हर दिन, मतलब हर दिन तुम्हारे रुपए 3-3 से बढ़ रहे हैं। भाई पहले दिन तुम्हारे पास 3 रुपए थे, फिर 6 हुए, फिर 9 हुए, फिर 12 हुए, फिर 15 हुए, फिर 18 हुए। हर दिन 3-3 रुपए का इजाद हो रहा है, 3 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं हर दिन। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हर बार एडिशन हो रहा है, तो इसको बोलते लीनियर ग्रोथ, इसको बोलते लीनियर ग्रोथ। ये हो गई मेरे भाई लीनियर ग्रोथ, और ये हो गई मेरे भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो हुई ना, ये हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तुम देखो 6 दिन बाद तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? 729, और इधर तुम्हारे पास 6 दिन बाद 18 रुपए हुए। तो जिंदगी में हर कोई चाहता है कि मेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। तो यार ये वहां यूज होता है। लीनियर ग्रोथ का ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ ऐसा होता है। और मैं कुछ जेनरिक एग्जांपल दूं, जैसे ये है 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16। यहां पे भी आप देख सकते हो कि बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही है ना। तो जब भी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो, यहां पे देखो हर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब भी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो, वहां पे होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जहां पे भी एडिशन हो रहा है वो होती है लीनियर ग्रोथ। ये नोट कर लेना, when quantity added it means linear growth, when quantity multiplies it means exponential growth। अब देखो यहां पे कॉन्ट्रास्ट स्टेडी ग्रोथ विथ एक्सपोनेंशियल राइज। अब जैसे यार तुम्हें कहते कि भैया ये तुम्हारा नाम है मोंटी, मोंटी भाई तुमको चांद तक जाना है, मोंटी भाई तुम्हें चांद तक जाना है, स्टेप्स बनाकर हर एक स्टेप की 20 सेंटीमीटर वो है, क्या बोलते हैं, हाइट। इसको क्या बोलते हैं? हाइट है। हर एक पेड़ी की 20 सेंटीमीटर हाइट है, ये तुम्हें बोला गया। और तुमको चांद तक चढ़ाव बनाने हैं, है ना। तुम अर्थ से चले, तुमको चांद पे पहुंचना है चढ़ाव बनाकर, कितने स्टेप्स बनाने पड़ेंगे? तो जब तुमने देखा तो तुमको समझ में आया भैया 192 बिलियन स्टेप्स लग जाएंगे चांद तक पहुंचने में। पर वहीं कभी तुम फोल्डिंग ऑफ पेपर को फोल्ड करके जाते तो तुम 46 टाइम्स में ही मून पर पहुंच जाते। बात समझ में आई? 192 बिलियन स्टेप्स मतलब समझ रहे हो, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। 1 बिलियन मतलब क्या होता है? 100 करोड़। तो ये 192 इंटू 100 करोड़ स्टेप, कितनी सारे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। तो यार लीनियर में क्या हो रहा है, क्योंकि हर बार 20 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मतलब तुम यहां बढ़े फिर 20 सेंटीमीटर, 40 फिर 60 फिर 80 फिर 100। तुम 5 स्टेप तक कहां तक पहुंचे? 100 सेंटीमीटर में। पर यहां तुम देखोगे
तो मेरे भाई 20 सेंटीमीटर का मान लो पेपर की थिकनेस होती और उसको फोल्ड करते मान लो तो मेरे भाई तुम 5 बार में तो खेल हो जाता है, 2⁵ इंटू 20। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा इजीली तुम चांद तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कि बहुत तेजी से तुम बढ़ रहे हो आसमान की तरफ। ये हो गया लीनियर ग्रोथ, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, 20-20 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ रहे हो। क्लियर है बात? तो यार जबकि यहां तो 20 सेंटीमीटर पेपर की थिकनेस भी नहीं होती, पेपर की थिकनेस कितनी होती है 0.001 सेंटीमीटर। उसमें तुम देख रहे हो कि यार 46 टाइम्स में तो 7 लाख किलोमीटर के आसपास में आगे पहुंच जाऊंगा, और यहां तुमने 192 बिलियन स्टेप्स बना ली, तब जाके तुम मून पे पहुंचोगे। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हैं कि भैया कितनी जल्दी वीडियो वायरल होता है। इंस्टाग्राम पे तुम देखते हो एक आदमी ने 3 आदमी को शेयर किया, फिर वो 3 आदमी 3 आदमी को शेयर कर रहे, फिर वो 3 आदमी 3 आदमी को शेयर कर रहे, और इतनी तेजी से वीडियो वायरल होता है। तो इन सब चीजों में तुमको दिख रहा है कि यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है ना। वायरस इस तरीके से फैलता है कि भैया एक को खांसी सर्दी हुई, उसने 3-4 लोगों को खांसी सर्दी दी, फिर वो 3-4 लोगों को दे रहे, फिर वो 3-4 लोगों को दे रहे, और तेजी से वायरस बढ़ते जाता है कि पहले दिन मानो एक आदमी को वायरस था, दूसरे दिन 2 को हो गया, तीसरे दिन 4 को हो गया, 8 को हो गया, 16 को हो गया, 32 को हो गया ना, सो ऑन। ओके, एक इन्फेक्ट कर रहा है 2 को, 2 इन्फेक्ट करेंगे 4 को, एंड सो ऑन। ठीक, एक आदमी 2 लोगों को शेयर कर रहा है, फिर वो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो लीनियर ग्रोथ देता है, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। आपका मनी कितनी तेजी से बढ़ रहा है ना। आपके पापा म्यूचुअल फंड में इधर उधर पैसे लगाते होंगे, तो उनको भी जिंदगी में उम्मीद यही होगी कि यार मेरा पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़े। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता है, जब आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लीनियर के केस मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपकी लीनियर ग्रोथ होती है। अब क्या है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मैंने अभी तुमको समझा दिया। इसका मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। ओके, आपको एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना है तो आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करते हो। इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन का क्या मेन यूज है वो समझना। तो भैया इसको सिंपली आप ऐसे देख लो कि 2⁴ को आप लिख सकते हो 2 को 4 बार। अब ये जो 2⁴ है ये पूरे को क्या कहेंगे पावर। ये 2 क्या है बेस है, और ये जो ऊपर खोपड़ी पे बैठा है 4 इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। इसको पावर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। और ये पूरा जो है 2⁴ इसको पावर कहते हैं। तो पावर क्या है 2⁴ इज पावर। एक्सपोनेंट क्या है इस क्वेश्चन का 4, और बेस क्या है मेरे भाई 2। क्लियर? आंसर क्या आया 16। कोई तुमसे कह देता कि भैया 10⁻³ का आंसर निकालो, तो यार 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते विच इज 1000। तो इसका बेसिकली एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहां यूज होती है, जहां रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेम नंबर का, तो आप इसका यूज करोगे। इस नोटेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस पूरे चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है। अब क्या है अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स। बेस हो गया जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई होगा, और कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करना उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इन 5⁵ 5 इज द बेस एंड 3 इज द एक्सपोनेंट। जो खोपड़ी पे बैठा होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और जो बेस है नीचे है, भाई बेस समझ जाओ ना यार, है ना, बेस नीचे है, इसको बेस बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है। मानो यार ऐसा है एक 2⁵ है, या ऐसे में कोई बनाता हूं, एक 3⁴ है, एक 3⁸ है। इसका आंसर निकालना है। तो भाई जब दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में बातें आ जाए, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेस शुड बी सेम। बेस क्या होना चाहिए मेरे भाई सेम है, तो आपका ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। 4 + 8 आंसर आ जाएगा 3⁻12। तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम हो। तो यहां पे यही बोला जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम बेस का, तो पावर्स को, पावर तो नहीं मतलब मेरे दिमाग में हमेशा पावर रहता है क्योंकि बचपन से अपन ये पढ़ा होता है कि 3⁴ है ना, तो यार एक्सपोनेंट क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं।
एक्सपोनेंट क्या है, ऐड हो जाता है, मतलब जो खोपड़ी पे लिखा है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये दिमाग में रखना। जैसे a की पावर m, a की पावर n, तो बेस सेम है, तो a की पावर एक्सपोनेंट ऐड हो गए m प्लस n। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 प्लस 4, ये आ गया 2 की पावर 7। क्लियर? जब भी बेस सेम होगा एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो पावर ऑफ अ पावर, जैसे मानो यार किसी ने बोला 3 का स्क्वायर की पावर 4, इसका मतलब क्या है, इसको पहले ऐसे देखो, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है मतलब ये 9 है, ये बन गया 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 मतलब 9 को 4 बार मल्टीप्लीकेशन करना है, अभी पढ़कर आए हैं अपन, है ना। अब 9 को 4 बार मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में कभी सेम बेस होता है तो पावर एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 3, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया भैया, ये 3 की पावर 8। क्लियर? ये कह रहा है इतना करने की बजाय डायरेक्ट 2 इंटू 4 सीधे मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंट को, तो ये आता है 3 की पावर 8। जब भी ऐसा नेस्टेड बना हुआ हो, मतलब ऐसा घोंसला बना हुआ हो, तो भैया ये जो m और n का है ना मल्टीप्लीकेशन हो जाता है सीधा। तो मैं बच्चों को दिमाग में रखता हूं, जब भी ऐसा ब्रैकेट बना हुआ हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होती है। पावर ये एक्सपोनेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहां लिख लो, मेरे दिमाग में पावर आता है क्योंकि बचपन से अपन ने उसको पावर पढ़ रखा है। एक्सपोनेंट क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? भैया क्या किया था यहाँ पे यार, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 की पावर 4 मतलब 9 को 4 बार लिखना है। अरे भैया 9 को 4 बार लिखना है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, इस 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितनी बार लिखा, 4 बार लिखा, है ना। अब 3 सबका बेस सेम है, पिछली वाली प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी है ना। जो एक्सपोनेंट है वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये भी पढ़ के आए अपन कि भैया सेम बेस पे करेंगे तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड अप होते हैं। तो सारे एक्सपोनेंट ऐड हो गए, 3 की पावर 8 आ गया। तो यहां पे आप डायरेक्टली ऐसे समझ लेते हैं, भैया इसको 3 स्क्वायर को 4 बार लिखना है, इसका मतलब ही ये है कि 3 के स्क्वायर को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है, इतना लॉन्ग देखने की बजाय ऐसे देख लो। क्लियर? तो जब भी ऐसा हो सीधे पावर मतलब सीधे एक्सपोनेंट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। अब जब सेम बेस से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई बोले 4 की पावर 2 को डिवाइड करा 4 की पावर 3 से, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो भाई ये जो एक्सपोनेंट है ये माइनस हो जाते हैं। ये कितना आ गया, 4 की पावर -1। भैया इसका क्या मतलब है, 4 की पावर -1 का क्या मतलब है? जब भी नेगेटिव में एक्सपोनेंट आता है, जब भी नेगेटिव में एक्सपोनेंट आता है, ओके, इसका मतलब भाई उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। मतलब 4 की पावर -1 का मतलब होता है 1/4 की पावर 1। भाई ये जो 4 है इसको नीचे कर लो, और ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव हो गया मतलब 1/4 आंसर हो गया। बात समझ में आई? नहीं आई? एक और बार समझो। जैसे ये था, दोनों का बेस क्या है, सेम है, एक का एक्सपोनेंट 6, एक का 2 है। जब डिवीजन में तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। सीधा आंसर आ गया 5 की पावर 4। अब देखो तुम, ये वाले को समझाने के पहले मैं कुछ और प्रॉपर्टी एक बार बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये नेगेटिव, जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट दिखे मतलब तुमको रेसिप्रोकल करना है। जैसे मान लो कोई तुम्हें बोल रहा है भैया 5 की पावर -2, कोई बोल रहा है 7 की पावर -3। इसका मतलब क्या है, 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है भैया, रेसिप्रोकल पता है, 5 का रेसिप्रोकल मतलब 5/1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। अब 1/5 की पावर क्या हो जाएगी, पावर अब हो जाती है पॉजिटिव में। जब आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये -2 हो जाएगा 2। वैसे ही 7 का हो जाएगा 1/7, और क्या हो जाएगा 3। अब इसका मतलब क्या है, 1/7 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7। इसका मतलब क्या है, 1/5 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 1/5 इंटू 1/5। तो जब भी इस तरह से दिखे
तुम्हें ऐसा करना है, मतलब a है तो 1/an कर देना जब भी नेगेटिव पावर, ठीक है। 2 की पावर -3 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। क्लियर? पक्के से समझ में आया? पक्के से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें मजा आए यार, इस चैप्टर में मजा बहुत आएगा। अब देखो ध्यान से, हाउ मेनी डायमंड आर देयर इन अ टोटल। अब ये क्वेश्चन है ना, तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, ऐसे दिमाग पे हाथ रख के कंफ्यूज मत होना कि क्या पूछ लिया है। 3 डॉटर विथ क्यूरियस आईज, 3 बेटियां हैं किसी राजा की, है ना, उनकी क्यूरियस आईज है। ईच गॉट 3 बास्केट, हर एक बेटी को 3-3 बास्केट दिए गए, जिसमें एक किंगली प्राइज है, मतलब कुछ खतरनाक सा प्राइज दिया है राजा ने अपनी बेटियों को। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर की, पहले 3 बेटियां थी, 3 बेटियों को 3 बास्केट दिए, 3 बास्केट में, हर बास्केट में 3-3 सिल्वर कीज है, ठीक है। ईच ओपन 3 बिग रूम्स, हर की 3 बड़े कमरे खोल देती है ना, विथ ईज, आसानी से 3 बड़े कमरे खोल देती है। ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3, हर रूम में टेबल्स है, हर रूम में कितनी टेबल है? 3 टेबल्स है। विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, यू सी, हर टेबल पर 3-3 ब्राइट नेकलेस पड़े, हर टेबल पे कितने पड़े? 3 ब्राइट नेकलेस पड़े। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड, हर नेकलेस के 3-3 डायमंड। अब यार यहां पे क्या हो रहा है भाई? हर चीज 3-3 लोगों, मतलब आगे 3-3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है चीजों का। 3 बेटियां थी, है ना, तो मैं एक डॉटर की बात करूं, ठीक, एक डॉटर के पास कितनी होगी? 3 बास्केट होगी, 1 2 3। अब ये जो एक बास्केट है, एक बास्केट में 3 चाबियां रखी है, 3 चाबियां मतलब एक चाबियां 3 कमरे खोल देती है, तो आगे आप देख पा रहे हो फटाफट 3-3 गुना होते जा रहा है ना, हर चीज 3-3 गुना हो रही है। तो इसका एक डायग्राम बनाया मैंने कि भैया ये राजा है, राजा की 3 बेटियां हैं, है ना, उनको 3-3 बास्केट दी गई, हर बास्केट में 3-3 चाबियां हैं, ठीक। तो कोई तुमसे पूछ लेता चाबियां निकालो, तो चाबियां तुमको समझ में आ जाती कि चाबियां कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसके पास है, 9 इसके पास है, 9 इसके पास है, टोटल आ गई 27 चाबी। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो पागल हो जाओगे, है ना। ये पजल को भी आगे और लिखी होती तो बनाने जाते तो पागल हो जाते। तो अपन ने क्या किया भैया, राजा एक था, उनकी 3 बेटियां हुई, 3 बेटियों के पास 3 बास्केट आए, 3 बास्केट के बाद 3 की आई, 3 की के बाद हर की से 3 दरवाजे खुलते हैं, 3 दरवाजे के बाद हर हर रूम में 3 टेबलें हैं, 3 टेबलों के बाद 3 टेबलों के बाद हर रूम में 3 नेकलेसेस है, और हर नेकलेस में 3 डायमंड है। बात समझ में आई? तो एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों के पास 3 बास्केट थे, 3 बास्केट के बाद 3 की थी, 3 की के बाद 3 दरवाजे थे, 3 दरवाजे के बाद 3 आपके ये थे टेबल, 3 टेबल के बाद 3 नेकलेस पड़े, और हर नेकलेस में कितने? 3 डायमंड है। देखो, ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड सो फाइन। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कैन यू काउंट दिस स्टोन्स दैट शाइन, मतलब आपको डायमंड निकालने कितने डायमंड है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि भैया 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, इतने आपके डायमंड निकलकर आ जाएंगे, इतने डायमंड निकलकर आ जाएंगे, क्योंकि 3 कितनी बार है? 7 बार, तो 3 की पावर 7 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 7। क्लियर है? एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियां तो पहला 3, फिर हर बेटी के पास 3 बास्केट, कभी बास्केट तक बोलता तो यहां पे निकल जाता तुम्हारा बास्केट। देखो, एक राजा की 3 बेटियां, 3 बेटियों के 3 बास्केट, तो आप देखो 9 बास्केट निकल के आ गए। की तक पूछता कि कितनी कीज है, तो यहां तक की हो गई 27 की। तुमसे बोलता कितने दरवाजे हैं, तो वो हो गए 81 दरवाजे। फिर तुमसे बोलता कितनी टेबल है, तो वो आता 243। फिर वो तुमसे बोलता कितने नेकलेसेस हैं, तो यार नेकलेस और भी बनेंगे, मैं अब यहाँ पे जगह कम है इसलिए इन्होंने इतने ही नेकलेस बनाए, और भी नेकलेसेस बनेंगे, मतलब हर बार 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है।
तो आंसर क्या आ गया 3⁻7 डायमंड इन टोटल, क्योंकि हर नेकलेस में 3 डायमंड है। तो ऐसे भैया नेकलेस यहां तक निकल गए। कोई पूछता कितने नेकलेस, भैया इन्होंने डायमंड पूछा। कोई बोल देता कितने नेकलेस है, तो तुम बोलते 3⁻6, क्योंकि हर नेकलेस में 3 डायमंड है। तो जो नेकलेस है उसका 3 गुना करोगे तो डायमंड निकल कर आ जाएंगे। बात समझ में आई पक्के से? तो ये आ गया। कोई तुमसे टेबल पूछता कितनी टेबल्स है, तो वो कितना होता 3⁻5। कोई तुमसे पूछता कितने दरवाजे हैं, डोर्स, तो वो निकल कर आते 3⁻4। कोई पूछता कितनी कीज है, सिल्वर कीज, तो वो निकल के आती 3⁻3, 27 निकल कर आ गई। कोई तुमसे कहता बास्केट, वो कितने निकल कर आते हैं 3⁻2। और कोई पूछता डॉटर कितनी है, वो निकल कर आती है 3⁻1 या 3 बोलो, एक ही बात है। तो कुछ भी तुमसे पूछ लेता तुम निकाल लेते, क्योंकि तुमको अब यार पावर ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ तुम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देते। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी डायमंड आर इन टोटल, तो डायमंड निकल कर आ गए 3⁻7, फाइनल आंसर। चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो। मैंने तुमको समझा दिया सोचने का तरीका। इसी तरह की वर्ड प्रॉब्लम तुमको आएगी, और नई एनसीईआरटी ने तुम्हारे दिमाग को खोलने की कोशिश की है। क्या तुम सोचो कि नंबर ऑफ लोटसेस इन अ पॉन्ड डबल एवरी डे, मतलब एक तालाब है जिसमें हर दिन कमल के जो फूल है वो डबल हो रहे हैं। इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड ऑन डे 30, ये कह रहा है यार पूरा जो तालाब है वो भरा हुआ है 30 दिन बाद। तो तुमसे पूछ रहा है व्हेन वाज इट हाफ कवर्ड, कब ऐसा होगा कि उसमें आधे कमल के फूल होंगे। भाई 30 दिन में पूरा फुल हो गया, कमल से भर गया पूरा तालाब। ये कह रहा आधे, मतलब जितने 30 दिन में हुए उसके आधे कौन से दिन में होंगे। सोचो, हर दिन डबल हो रहे हैं, हर दिन डबल हो रहे हैं, एवरी अदर डे फूल, आपके जो कमल के फूल है वो डबल होते जा रहे हैं। तो बताओ कौन से दिन आधे होंगे। अरे यार 30 दिन पे पूरा जो तालाब है वो भरा हुआ है कमल के फूल से, तो 30 दिन के एक पहले 29वें दिन कमल के फूल कितने होंगे। कमल के फूल मान लो 2⁻29 होंगे, है ना भैया। मैं पहले दिन में मान लेता हूं, पहले दिन में कमल के फूल डबल हुए, दूसरे दिन में कितने होंगे 2⁻2 होंगे, तीसरे दिन में कितने होंगे 2⁻3 होंगे। तो भैया 30 दिन बाद कमल के फूल कितने हो जाएंगे 2⁻30। उसके आधे तुमसे पूछे, अरे यार इसका आधा मतलब 2⁻30 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻30 -1, क्योंकि ये 2⁻1 है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2⁻29। ये जो 29 आया यही नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो 29th डे एक दिन कम, क्योंकि अगले दिन फिर डबल हो जाएंगे, तो यार उसके जस्ट पहले दिन आपके आधे होंगे। तो व्हेन वाज इट हाफ कवर्ड, 29 डेज पे जो तालाब है वो आधा कवर होगा। ओरली सॉल्व कर सकते थे इसको, है ना, वही क्वेश्चन है। चलो अब यो हनी सिंह के पास 7 कपड़े हैं, 2 टोपियां हैं और 3 शूज के पेयर है। ये बोल रहे हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट कैन शी क्रिएट। यो भाई एक लड़की है, ओके, हनी सिंह नहीं है, कोई और है, क्योंकि कैन शी क्रिएट लिखा है, ठीक है। तो यो हनी सिंह नहीं है, कोई और यो है, ओके। तो यो के पास 7 ड्रेसेस है, 2 टोपियां हैं और 3 पेयर ऑफ शूज है। ये कह रहे कितने डिफरेंट आउटफिट पॉसिबल है, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है उसके। तो यार बेसिकली मैं बोलता हूं कि मानो ये आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, ये 7 आपकी ड्रेसेस हो गई। 2 हेड बनानी है तो मैंने ये 2 हेड बना दी, मानो ये 2 हेड बना दी, ठीक। और 3 पेयर ऑफ शू बनाने, तो मैंने बोला यार ये 3 शू हो गए, 1 2 3। अब ये बोल रहे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मैंने भाई पहले इस ड्रेस को लिया, फर्स्ट ड्रेस को, है ना, क्योंकि जब भी कॉम्बिनेशन निकालने आपने ऐसे बनाया तो यार ये पहली ड्रेस का कॉम्बिनेशन कि मैं इस हेड के साथ गया तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है, 1 2 3, ओके।
मैं इसी के साथ दूसरी हेड के साथ गया तो मेरे पास 1 2 3 कॉम्बिनेशन। अब तुम एक ड्रेस पे देख पा रहे हो, एक ड्रेस पे कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 से 3, फिर इससे 3, मतलब टोटल आपके बन गए 6 कॉम्बिनेशन। 6 कॉम्बिनेशन बने ना, ये रूट देखो, 1 2 3 4 5 6। एक ड्रेस पे तुमने 6 कॉम्बिनेशन बना लिए, तुम्हारे पास 7 ड्रेसेस है, तो 7 ड्रेसेस के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 42 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्लियर? तो तुमको कुछ नहीं करना था, तुमको सीधे मल्टीप्लाई करना था, 7 इंटू 2 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे, एक बार ऐसा समझ में आया। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि तुमको फील आए इसका। ओके, ये मानो ड्रेस 1 है, ये भाई जिनको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है एक बार वापस से सुनना, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है, ये D7 है, ये हेड 1 है, ये हेड 2 है, ये शू 1 है, ये शू 2 है, और ये शू 3 है। तुमने पहली ड्रेस में पहली हेड के साथ 3 कॉम्बिनेशन बनाए, पहली ड्रेस में दूसरी हेड के साथ 3 कॉम्बिनेशन बनाए, टोटल तुम पहली ड्रेस को 6 कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हो। तो इस ड्रेस को भी 6 कॉम्बिनेशन के साथ पहन पाओगे, इसको भी 6 कॉम्बिनेशन के साथ पहन पाओगे, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6, और इसको भी 6। इन सबको ऐड करोगे, आंसर 42 निकल कर आएगा। डायरेक्टली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 इंटू 3। अरे यार, एक ड्रेस ले ली, एक हेड ले लिया। भाई मैंने कहा मैं लाल कलर की ड्रेस पहनूंगा, मानो D1 लाल कलर की ड्रेस है, एक लाल टोपी है, एक नीली टोपी है, ये लाल टोपी है और ये मानो नीली टोपी है। ठीक, मैंने कहा पहले मैं लाल कलर की ड्रेस लेके आया, मैं लाल टोपी के साथ देख रहा हूं कि मैं सफेद शूज पहनूं, मैं काले शूज पहनूं या नीले शूज पहनूं। ये अपने 3 कॉम्बिनेशन बन गए पहली टोपी के साथ। फिर मैंने वही लाल कलर की ड्रेस ली, दूसरी टोपी ले ली नीली, और फिर मैंने इन 3 शूज के कॉम्बिनेशन पहन लिए। तो टोटल मैं 6 कॉम्बिनेशन बना पा रहा हूँ एक ड्रेस के साथ। तो मैं अगली ड्रेस के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन बना लूंगा। पहली टोपी लूंगा 3 शूज के साथ, फिर दूसरी टोपी लूंगा 3 शूज के साथ। हर ड्रेस के साथ मैं 6 कॉम्बिनेशन बना पा रहा हूं, तो टोटल मैं 42 कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा। और ये यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट कैन शी क्रिएट, तो शी कैन क्रिएट 42 आउटफिट। क्लियर है बात? चलो ये देखो, टोपी, पहली टोपी के साथ, अब मैं कभी टोपी के लेवल पे देखूं तो यार पहली टोपी के साथ ये 6 ड्रेसेस मैंने ले ली, तो मैं कभी पहली ड्रेस लूंगा तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस ड्रेस के साथ मैं 3 शूज पहन सकता हूं, इस ड्रेस के साथ मैं 3 शूज पहन सकता हूं, इस ड्रेस के साथ मैं 3 शूज पहन सकता हूं, इस ड्रेस के साथ मैं 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसके साथ 3। कितने हो गए ये? 9 18 21। मैं 21 जूते पहन सकता हूं इस टोपी के साथ। तो सेम टू सेम मैं वो वाली टोपी के साथ भी 21 तरह से कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब पासवर्ड की पॉसिबिलिटी। भाई देखो यार, ये चैप्टर ना पावर प्ले से अब अपन आ गए कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन उन पर, तो अब मजा आएगा। एक बादशाह है, एक योयो है, ये एक सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प्स एंड कॉइन्स दैट देयर ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब परदादा जी ने इनको एक तिजोरी, जिसको बोलते हैं सेफ मतलब तिजोरी, दी। और उन्होंने कहा कि भैया जो उसमें ना 5 डिजिट का एक पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, किसी को पता नहीं है पासवर्ड, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। They were unlucky and lock only opened with the last password after they had tried all the possible combination। अब ये पूरे सवाल को समझे तो बादशाह और योयो भाई है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक तिजोरी दी जिसमें इस तरह का ताला लगा हुआ है। उस ताले में 5 डिजिट का पासवर्ड है, डिजिट मतलब 5 नंबरों का पासवर्ड है, 1 2 3 4 5। ओके, अब उनको ये खोलना है। उन्होंने सारी पॉसिबिलिटी, अब उनको पासवर्ड पता नहीं है तो वो लगाते गए कॉम्बिनेशन, ठीक। उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, आखिरी बार में जो आखिरी कॉम्बिनेशन है उसमें खुला। तो आपको ये बताना है कि यार हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किए होंगे, क्योंकि आखिरी बार में खुला है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है 5 डिजिट के पासवर्ड बनाने के। तो देखो
टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है? देखो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। टोटल 10 नंबर्स है। कुछ भी 10 नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, कोई भी 10 नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, कोई भी 10 नंबर यहाँ 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 हो सकते हैं, है ना? तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, मैं कॉम्बिनेशन जब भी निकाल रहा हूँ तो बीच में बस मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। बीच में मेरे को क्या करना है? बस मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? जैसे तुम ऐसे समझो, मैं यहाँ पे ये जीरो को फिक्स कर देता हूँ, मैं जीरो को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कि भैया मैं पहले जीरो लूंगा, है ना? फिर मैं यहाँ पे भी जीरो फिक्स कर देता हूँ, मैं यहाँ भी जीरो फिक्स कर देता हूँ, मैं यहाँ भी जीरो फिक्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर ले लूंगा, मतलब बेसिकली 1 से लेके 10 नहीं, मतलब मैं 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं टोटल 10 कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ इस तरह से, है ना? 10 कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। अब मैंने इन 3 को जीरो फिक्स किया, अब मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं, अब मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं इन 2 में, तो भाई मैं 10 कॉम्बिनेशन इधर लिख सकता हूं, 10 कॉम्बिनेशन इधर। मैं मतलब 2 डिजिट का कभी पासवर्ड है, 2 डिजिट का पासवर्ड होता, 5 डिजिट का तो बहुत टफ हो गया तुम्हारे लिए, कभी 2 डिजिट का होता तो ये 0 में कभी लेता, तो यहां मैं 10 कॉम्बिनेशन लिखता, फिर मैं यहाँ 1 को फिक्स करता, फिर मैं यहाँ 10 कॉम्बिनेशन ले लेता, फिर मैं 2 को फिक्स करता 10 कॉम्बिनेशन में, मैं 3 को 10 कॉम्बिनेशन, हर बार मैं 10-10 कॉम्बिनेशन फिक्स करता जाता 9 तक। तो ऐसे 10 बार के 10 कॉम्बिनेशन फिक्स होते, मतलब 100 कॉम्बिनेशन में बना लेता। कभी 2 डिजिट का पासवर्ड होता, 3 डिजिट का होता तो 1000 बन जाते, 4 डिजिट का है तो 10,000 बन गए, और 5 डिजिट का है तो 1,00,000 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्लियर हुआ बात? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10 की पावर 5 विच इज 1,00,000, विच इज 1,00,000 पासवर्ड पॉसिबल। तुमको फील आना चाहिए यार। देखो मेरा काम केवल तुमको समझाना नहीं है, तुमको यार दिमाग में एकदम फिट कराना है कि चीजें क्या है। यार पासवर्ड खोल रहे हैं, तुम आज घर पे जाओ, तुम्हारे घर पे जो अटैची होगी उसमें पासवर्ड लगता होगा, तो देखना तुम कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अरे यार मैं 2 डिजिट से समझू तो मैंने मानो 0 फिक्स कर दिया, तो यहां मैं 10 पॉसिबिलिटी लगा सकता हूं ना भाई। 10 में से कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आता है। टोटल 10 नंबर आते हैं 0 से लेके 9 तक के, है ना? जब मैंने 1 फिक्स किया फिर 10 नंबर आते हैं, मैंने 2 फिक्स किया फिर 10 नंबर आते, 3 फिक्स किया फिर 10 नंबर। तो यार ऐसे 10-10 नंबर कितनी बार आते? 10 बार आते। मतलब 2 डिजिट का पासवर्ड होता तो 100 आंसर होता। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। 5 डिजिट का पासवर्ड है तो आंसर कितना आएगा? 10 की पावर 5। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे चेक? 10 की पावर 5। मान लो 4 डिजिट का पासवर्ड बनाते हैं, मान लो 4 डिजिट का ही पासवर्ड होता, तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता 10 की पावर 4। 2 डिजिट का पासवर्ड होता तो आंसर क्या आता? 10 की पावर 2। क्लियर है? पक्के से समझ में आया? आगे बढ़ते। अब यार इनका आंसर बताओ। 3 की पावर 4 का आंसर क्या होगा? फटाफट, ये तो यार ओरली हो जाने चाहिए। 3 की पावर 4 मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लीकेशन, कितना आया ये? 81। 4 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब यही है ना भैया, 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया? 4 4 जा 16, ये आ गया 16, ये आ गया 4। 16 16 जा 256 इंटू 4। 16 16 जा मुझे पता है 256, क्योंकि मैंने 16 का स्क्वायर याद कर रखा है। अब देखो 24, 4 5 जा 22, 2 कैरी, ये आ गया 1024। 4 की पावर 5 लिखे या अब देखो इसको 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर की पावर 5, तो यार ये बेसिकली क्या बन गया? 2 की पावर 10। तो 4 की पावर 5 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 की पावर 10। बात समझ में आई? अरे भाई 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये नेस्टेड पावर बन गई, तो मैंने बताया यार इसको सीधे पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। और 2 की पावर 10 अभी अपन ने देखा था थिकनेस वाले में 1024 निकल कर आता है। बोला था ना 10 बार जब पेपर फोल्ड हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आंसर आएगा, तो बिल्कुल सही निकाला है। 5 की पावर 6 है, मतलब 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ये तुम कमेंट में आंसर बताना कितना आ रहा है।
ठीक, 3 2 5 और एक और 5। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपने को आती है, पढ़ रखी है अपन ने, है ना। मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी तुमको कराई है, कभी वो लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 32400 32400 पहले 2 से लेंगे, है ना, तो 16200, फिर 2 से 8100, फिर 2 से 4050, फिर 2 से 2025। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 4 9 डिविजिबल है 3 से, तो 3 से जाएगा। 3 में जाएगा तो 3 6 18, 7 और 5। फिर 3 से जाएगा 3 2 6, फिर देखो भैया 3 2 6 और फिर 5। अब 5 2 7 + 2 9, फिर 3 से जाएगा 21 और ये आ गया 15। फिर 3 से जाएगा तो ये आएगा 25। फिर 5 से जाएगा, है ना, फिर 5 से जाएगा तो 5, और फिर 5 से जाएगा तो 1, है ना, मतलब 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा, आखिरी में खत्म, कहानी हो जाएगी। क्लियर? तो अब तुम ध्यान से देखो तो यार भैया इसको आप देखोगे 32400 में 2 कितनी बार है? 2 मतलब बेसिकली 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है। 3 कितनी बार है भैया? 4 बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है। 5 कितनी बार है भैया? 25 आ गया, मतलब 5 का स्क्वायर है, 2 बार 5 है। ठीक, अब इसको क्या करना था? पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। ये हो गया भैया 2 की पावर 4, ये हो गया भैया 3 की पावर 4, ये हो गया भैया 5 का स्क्वायर। आंसर क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, 4 बार 2 लिखा है, इसको लिख सकते 2 की पावर 4, 4 बार 3 लिखा है, इसको लिख सकते 3 की पावर 4, 2 बार 5 लिखा है, उसको लिख सकते 5 की पावर 2। आंसर आया मजा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू, क्या 2 की पावर 10 को ऐसा लिख सकते हैं? अरे तो भाई इसको खोलने पर भी तुम्हें पता है नेस्टेड पावर होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बेसिकली 2 5 × 2 हो जाता है, ये आ जाएगा 2 की पावर 10। यही बोला है, ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 10, बस राइट इट एज अ प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो 2 की पावर 5 को 2 बार लिखना है भाई, 2 की पावर 5 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 की पावर 5 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको भूल जाओ, इसको एक नंबर समझो। अभी जो अंदर लिखा है वो एक नंबर है, और इधर 2 है, मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम है, आ गया 2 की पावर 10। क्लियर? जो कि आंसर होता है 1024। बात समझ में आ गई, है ना? और बेसिकली प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 5 3 8 और 2 बार और, ये हो गए 10 बार मल्टीप्लीकेशन, आंसर ये आ जाएगा। अब भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिवीजन है बेस सेम है भैया, डिवीजन है बेस सेम है भैया, डिवीजन है बेस सेम है। दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए फटाक से, भैया डिवीजन है बेस सेम है। अरे यार सीधे जो एक्सपोनेंट होती है वो माइनस हो जाती है, 2 की पावर 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 75। आंसर। अरे मेरे भाई ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दोनों का बेस सेम है, जो एक्सपोनेंट है वो हो जाते हैं माइनस। आंसर आ गया a की पावर m माइनस n। छाप लो, कितना आसान है। अगला, अब यार जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या होता है? अरे यार जैसे मैंने बोला 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ये क्या बन जाएगा? 2 4 माइनस 4 विच इज 2 की पावर 0। इसको आप देखोगे, आपने पढ़ा है बेस सेम, तो जो एक्सपोनेंट है वो माइनस होते हैं, बेस सेम तो आप इसको लिख सकते हो 2 4 माइनस 4, ये बन गया 2 की पावर 0।
कभी इसको आरएचएस मतलब एलएचएस को देखोगे तो ये दोनों बातें सेम लिखी है। जब दोनों बातें सेम लिखी होती है तो वो कैंसिल होके 1 आ जाता है। अरे मेरे भाई 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 16 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो जब भी ये एक्सपोनेंट पे 0 आता है आंसर हमेशा 1 आता है। जब भी टोपी पे 0 लिखा हो आरएचएस में हमेशा 1 दिखेगा। कोई सा भी नंबर हो, दुनिया का मैंने लिखा 3001 की टोपी पे 0, आंसर क्या आएगा 1। मैंने लिखा 12 की टोपी पे 0, आंसर आएगा 1। जब भी टोपी पे 0 आंसर विल बी 1। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है कि 12 की कुछ पावर होगी, 12 की वही पावर नीचे है, तब ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा 12 2 माइनस 2 विच इज 12 की पावर 0। समझ में आया? ऐसे 1 आया। 0 exponent rule, the answer will always be 1. Any base to power 0 which will be equal to 1. कोई भी बेस की पावर में 0 हुआ तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट तुमको समझा ही दिए। जब भी नेगेटिव पावर होगी रेसिप्रोकल कर देना, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कोई बोले 32 की पावर, मानो ऐसा दे दिया 32, ये हो जाएगा 1/32 की पावर 4। क्लियर? पक्के से समझ में आया? क्लियर? पक्के से समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहां पर नहीं, बस सीधे रेसिप्रोकल कर देना। कोई बोले 2 की पावर -8, कुछ नहीं, सीधे रेसिप्रोकल। क्लियर? चलो, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 5। -7 की पावर -2, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/-7 की पावर 2। इसका मतलब हो गया 5 बार 0, 1 2 3 4 5। भाई 10 की पावर कुछ भी होती है, जैसे देखो यार 10 की पावर 1 होता है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 2 बार 0, 10 की पावर 3 मतलब 3 बार 0, 1 2 3, 10 की पावर 4 मतलब 4 बार 0, 1 2 3 4, 10 की पावर 5 मतलब 5 बार 0। क्लियर? इसको भी नोट कर लेना कि 10 में ऐसा चलता है। अब यहां पे ये आया नीचे, अब यार इसका मतलब हो गया -7 इंटू -7। भाई -7 का स्क्वायर मतलब 2 बार -7 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाते हैं, 7 1/49 विल बी द आंसर। ये आ गया सेकंड का आंसर, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। बड़े आगे चलो, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले इधर देखिए तो यार सबका जो बेस है वो सेम है, तो सबकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। 2 प्लस -5 प्लस 6, 6 प्लस 2 8, और प्लस माइनस ये माइनस का निकलेगा। तो देखो इसको कभी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 3 2 -5 प्लस 6, 6 और 2 8, 8 में से 5 गए, 3 बचे, 3 का क्यूब दैट इज 27। अब इधर देखें दोनों का बेस सेम है, p की पावर 3 और ये आ गया p की पावर -10, तो ऐड हो जाएगी पावर 3 प्लस -10। अब भाई ये प्लस माइनस माइनस निकलता है, 3 -10, ये कितना आ जाएगा p -7। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए p का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/p। क्लियर? सब प्रॉपर्टी मैंने सिखा रखी है। देखो भैया बेस सेम, पावर ऐड होगी, पावर ऐड हो गई। अब प्लस माइनस माइनस ही होता है, 3 -10। अब भैया देखो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 10 में से 3 गए, 7 आया, बड़ी साइन किसकी? नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव साइन लगा दी। अब p -7, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो p का रेसिप्रोकल, p का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p की पावर 7। क्लियर? अब ये देखो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 8p प्लस q। क्लियर? फाइनल आंसर। आगे चलें, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। अब यार देखो 10 की सारी पावर मैंने तुम्हें बता दी ऑलरेडी, ये तुमने छाप लिया होगा, ये वाली चीजें, यही पावर ऑफ 10 है ना, यही पावर ऑफ 10 है। अब इसी को ये लोग बताएंगे कि यार अपन कोई भी नंबर को पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लो फटाक से। बस हो ही गया, ये चैप्टर खत्म पे ही है, थोड़ी बहुत चीजें बची है, फटाफट देखते हैं।
अब देख ध्यान से, 47561 एक नंबर है ना, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको आप बोलते हो 47,561, 47,561। तो इन्होंने बोला कि भैया 4 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। जो वाली प्लेस है उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो भैया 1 है, 1 प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई करा, 10 प्लेस है 10 से मल्टीप्लाई करा, 100 प्लेस है 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 प्लेस है 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 वाली प्लेस है 10,000 से मल्टीप्लाई किया, और नंबर को इस तरह से लिख लिया। तो आप 10,000 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 4। 1000 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3। 100 को क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर। 10 को आप लिखोगे 10 की पावर 1, और ये 1 को 1 प्लेस। आप दुनिया के किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको दिया 3248,102, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, ये है 32,48,102। इसमें ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है। अब तुमको सब पता होना चाहिए किसमें कितने जीरो लगते हैं। नहीं पता है, तरीका मैं बता देता हूं। ये 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 की पावर 6। अरे भाई 3 लिखा, 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय कितने 10 की पावर से करना है? 1 2 3 4 5 6, उसके आगे 6 नंबर लिखे, 6 की पावर से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 5। अब एक एक पावर कम करते जाओ, 4 इंटू 10 की पावर, प्लस नहीं आएगा इधर, प्लस आएगा, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 4, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 2 इंटू। आप दुनिया का कोई भी नंबर है उसको 10 के पावर्स में लिख सकते हो। क्लियर है? अरे यार यहां पे आप देखो, ये हो गया 1s, ये हो गया 10s, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख। क्लियर? 3 इंटू 10 की कितनी पावर लगाओ? 1 2 3 4 5 6, 6 लगा दी, उसके आगे 6 नंबर लिखे इसलिए 6। फिर 2 के आगे कितनी 10 की पावर लगाओ? 1 2 3 4 5, 5 लगा दी। फिर 4 के आगे कितनी 10 की पावर लगाओ? 4। ये लिखूं या इसको ऐसे लिखूं, बात एक ही है। राइट दिस नंबर इन पावर ऑफ 10। भैया 172 है, कुछ नहीं है, तो सीधे 1 इंटू 10 की पावर, कितने नंबर है? 2, तो 10 का स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 2 इंटू सेकेंड, 5 6 4 2, 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 नंबर है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर, बस 3 के बाद 2 हो जाएगी, फिर 4 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 2 इंटू 1, 1s प्लेस है। क्लियर है? वो बेसिकली 10 की पावर 0 होता है। अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नंबर है, बहुत बड़े बड़े नंबर है, उनको तुम छोटे फॉर्म में लिख सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन अब अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद 2-3 स्लाइड और बची है और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यार साइंटिफिक नोटेशन, जो दुनिया के बड़े बड़े नंबर ना लिखने पड़ते हैं, तो यार एक पन्ने पे लिखते नहीं बनता है। किसी में 24 डिजिट होंगे, किसी में 50 डिजिट होंगे, किसी में 100 डिजिट होंगे, है ना यार। कोई बोले यार अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ का वजन, तो यार वो सारे बड़े बड़े नंबरों को लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज किया जाता है, उन बड़े बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर इसमें एक नियम है, कोई भी दुनिया का नंबर है, आप उसको a इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हो, और यही तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन होता है, और यही तुम्हारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है, बड़े बड़े नंबरों को लिखने की निंजा टेक्निक। पर मेरे भाई इन बड़े बड़े नंबरों में ये जो रूल है, ये जो a है, ये आपका ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए जो यहां पे लिखी है। कौन सी? कि भैया a 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा होना चाहिए, पर 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए।
क्लियर? तो आप दुनिया के सारे बड़े नंबर, सारे छोटे नंबरों को इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर a जो है वो 1 से बड़ा होगा पर 10 से छोटा होगा, और n आपका इंटीजर होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं, नहीं पल्ले पड़ा होगा बहुत सारे बच्चों को, कैसे आप लिख सकते हो बड़े बड़े नंबरों को। यहां पे वेरी लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस की बातें की जा रही है। ओके, जब मेजरमेंट हुआ कि भैया अर्थ से सन की दूरी कितनी है, तो वो कुछ ऐसा निकल के आया कि इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर निकल कर आया। पर ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? आपको पता है a इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हो। तो भैया यहाँ सीधे मैंने लगाया 1.49, मतलब भैया 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा। तो मैं 14 नहीं ले सकता क्योंकि 14 10 से बड़ा हो जाएगा, मैं 1 ले सकता हूं। तो 1 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया 1.496, उसके बाद तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद 0 लिखने का कोई सेंस होता नहीं है। इंटू 10 की पावर, अब ये 10 की पावर कितनी होगी भाई? 1 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया और ये किलोमीटर निकल कर आ गया। आप ऐसे लिख सकते हो सन और अर्थ के बीच की दूरी इतनी है। अब 1.496 को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर 8, या अप्रोक्स है, अप्रोक्स इतने बीच का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का। तो आपने ये लिख दिया अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाकर ये। अब कोई कोई अर्थ का मास कितना होता है? भैया अर्थ का मास देखा तो यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, एक लाइन में भी नहीं लिख पाए, दूसरी लाइन का यूज करना पड़ा। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन से लिखोगे तो आपको पता है 59 तो नहीं लिख सकता, मैं 5 पॉइंट कुछ लिख सकता हूं, तो 5.9 ले लिया। उसके आगे क्या? 7237, ये नंबर भी उतार लिया ऐसा का ऐसा, फिर 0 तक उसके बाद का उतारने का कोई नीड नहीं है, इंटू 10 की पावर। अब 5 के बाद 10 की क्या पावर आएगी? तो भैया कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आ गया 24 kg। इतने बड़े नंबर को आपने इतने से में लिख दिया। जब आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन पता है, बड़े बड़े लार्ज नंबरों को लिखने का तरीका। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इतना बड़ा लिखा आपने, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे कैसा? 2.99, क्योंकि भैया 29 तो नहीं लिख सकता, और 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगा, 2.99792,458 इंटू 10 की पावर। भाई अब देखो, इतना पूरा यहां तक लिखने की बजाय यहां 2.99 तक लिख सकते हो, बाकी तुम छोड़ भी सकते हो, है ना? क्योंकि वो पूरा देखो, मैं तो एग्जैक्ट लिख रहा हूं कि भैया इसको कैसे लिखते, 0 नहीं आया तो पूरा मैंने लिख दिया 2.99792,458 इंटू 10 की पावर। 2 के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.99 आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि आप जनरली याद रखते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इतने पूरे बड़े नंबर को आपने इतने से में लिख दिया। तो ये मदद मिली अपने को पावर से, कि जब आपको पावर में लिखना आता है 10 के पावर में किसी नंबर को, तो आप बड़े बड़े नंबरों को 2-3 शब्दों में लिख पाओगे। भाई लार्ज नंबर में तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज समझ में आ गया, स्मॉल नंबरों में भी साइंटिफिक नोटेशन का बहुत बड़ा यूज है। जैसे कोई बोले यार साइज ऑफ एटम बताओ, इसको मीटर में लिखना है, तो यार बहुत बड़ा नंबर होगा, ये तो नैनोमीटर में लिखा हुआ है ना? तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से आप लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने नेगेटिव एक्सपोनेंट भी पढ़ रखे हैं, है ना? तो अब यार इस तरह का, जैसे साइज ऑफ अ नीडल लिखना है, इसको मीटर में लिखने को कोई बोल दे, साइज ऑफ अ आंट, चींटी की जो साइज है उसको कोई कहे मीटर में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो बेसिकली यार आपको ये तो पता है कि भैया 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। अरे यार वो छोटा वाला स्केल तुमने देखा है, 15 सेंटीमीटर होता है उसमें, छोटे वाले स्केल में, है ना? और हर 1 सेंटीमीटर में छोटी छोटी 10-10 लाइन बनी होती है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तुमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कभी कोई तुमसे कहे यार 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो यार देखो 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो यार 100 इंटू 10 मिलीमीटर, तो ये आ गया भैया 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब ये 52 मिलीमीटर
52 मिलीमीटर मतलब 52 मिलीमीटर साइज ऑफ आंट है, इसको मीटर में लिखना है। तो आपको पता है यार 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। अरे भाई जब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इस 1000 को इधर पहुंचा दो तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर हो जाएंगे, है ना। अरे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 1/1000 मीटर में कितने होंगे, 1 मिलीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये समझ में आ गया। तो 1 मिलीमीटर में आ गया 1/1000 मीटर। अब आपको 52 मिलीमीटर को लिखना है मीटर में, तो 52 मिलीमीटर जब 52 से किया आपने तो क्या आ गया 52/1000 मीटर। अब इस नंबर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये नंबर बेसिकली क्या लिखा है, कभी आप इसको ध्यान से देखो तो लिखा है 52 इंटू 10⁻³ मीटर। अरे भाई ये नीचे का ऊपर लेकर आओगे तो 10⁻³ लिखा है। अब आपको जो मैंने सिखाया है a इंटू 10⁻n, n इंटीजर होता है तो नेगेटिव भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a जो है वो मैंने आपको बताया था 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, 52 लिखा है। तो इसको 5.2 कभी मैं करूंगा, इसको मैं 5.2 करूंगा तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी इसको मैंने 5.2 किया तो जैसे ही मैंने 0.2 किया मतलब एक 10 आएगा और एक 10⁻³ ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्या निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है भैया 5.2 इंटू 10⁻⁻³ विच इज 5.2 इंटू 10⁻² मीटर। मतलब साइज ऑफ आंट को आप लिख सकते हो 5.2 इंटू 10⁻² मीटर। कोई दिक्कत नहीं। कभी सवाल में दिया है कि 52 mm साइज है चींटी की, तो उसको मीटर में कभी लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या बोला था, a इंटू 10⁻n। a क्या होना चाहिए, 0 और 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में 5.2 है, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर, -2 एक इंटीजर है। क्लियर। 52 mm को आपने पहले इस तरह से कन्वर्ट किया, ये कन्वर्जन याद होने चाहिए, ये कन्वर्जन याद होने चाहिए, है ना, कि भैया 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 1 मीटर में, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर में, अब देखो इसको आप ऐसे पढ़ लो कि 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हो ना 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आपने लिख लिया 10 मिलीमीटर में, तो 100 इंटू 10 मिलीमीटर, ये आ गए 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब ये क्या है, 1000 इंटू 1 मिलीमीटर। अब इधर 1000 मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 मीटर में 1 मिलीमीटर होते हैं। अब ये तुम खुद निकाल सकते हो, 60 मिलीमीटर है, तो ऑब्वियस की बात तुम्हें पता है 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। तो 60 मिलीमीटर में सीधा मैं करूं भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, -3 आ गया। अब भाई इधर आपको ये तो 1 और 10 के बीच में चाहिए, 60 है, तो 6 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो इसको, और ये 10⁻³ है ही, ये आ गया 6 इंटू 10⁻² मीटर। तो स्मॉल नंबरों को भी साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये क्वांटिटीज को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हो। अब साइज ऑफ एटम देखो क्या है, 0.1 नैनोमीटर। तुमको एक डेटा बता देता हूं कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, ये बात दिमाग में रखना। अब करो इस क्वेश्चन को, तो 0.1 नैनोमीटर है, तो भाई अपन देखें तो 1 नैनोमीटर में इस तरह से ये इधर चला जाएगा, 1 नैनोमीटर, ये 10⁹ इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड, तो 1/10⁹ मीटर, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, तो 0.1 नैनोमीटर में कितना होगा भैया, 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर में आ गया ये। अब 0.1 मतलब क्या होता है मेरे भाई, 0.1 मतलब 1/10 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अरे यार 0.1 मतलब क्या, 1/10,
1/10 को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। दोनों का बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा भैया 10⁻⁻1 प्लस -9। ठीक, ये आ गया आपका 10⁻⁻10 मीटर। तो आप साइज ऑफ एटम को लिख सकते हो 10⁻⁻10 मीटर में। कितने बच्चों को कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है, आराम से समझ में आया? ये कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं। आप एक बात ध्यान में रखो, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर होते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है 1/1000 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर, जिसको बोलते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो आपका था 0.1 नैनोमीटर ना, तो बस कुछ नहीं, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब इसको तो आपको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में, तो 0.1 हो गया। तो इसको जब 1 लिखोगे, इसको 1 लिखा तो यार नीचे आ गया 10 इंटू 10⁻⁹ तो यार ये आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। अब फटाफट इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, जो अभी अपन पढ़कर आए हैं। फटाफट फटाफट करेंगे भाई, समय बहुत कम है हमारे पास। ये हो गया 5.9, यहां डेसिमल लगाया 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁴। लार्जर नंबर को लिखना बहुत आसान लगता है बच्चों को, छोटे नंबरों को लिखने में दिक्कतें आती है। बड़े नंबरों को तो लिख लोगे। ये पॉइंट लगाया 6.5 इंटू 1 2 3 4 10⁻⁴ हो गया 4। यहां लगाया डेसिमल 3.4 1 2 3 4 5 6, तो 3.43 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6। इधर देखोगे, यहां लगाओगे 7.004 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? पक्के से समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये नंबर आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁻⁻10, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 3.4 इंटू 10⁻⁶, पर 2 डेसिमल तक तो लिखना ही चाहिए, तो लिख दिया करो, है ना? ये आप बेसिकली लिख सकते हो 6.595 इंटू 10⁻⁴, और ये अप्रोक्सीमेटली है। क्लियर है? इसको आप लिख सकते हो 5.9853 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भाई कुछ तुल भरा प्रैक्टिस होती थी, है ना? अब इसको मैं बोलूं तो यार बेसिकली आपका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग अनाज आप डोनेट करोगे। गांव में ऐसी प्रथा चलती भी थी पहले, है ना? पहले क्या होता था कि आपको मेजरमेंट करना होता था, तो आप ऐसे बोल देते थे कि भाई मेरा जो वजन है उतना सोना में दान कर दूंगा, है ना, उतना गोल्ड में दान कर दूंगा, या मेरा जितना वजन है उतने में गेहूं दान कर दूंगा। तो ये वाली प्रैक्टिस तुला दान जिसको हिंदी में कहते हैं, कि जितना आपका वजन है आपने उतना दान कर दिया, या उस तरह की प्रैक्टिस से आप कैलकुलेट कर देते हो कि एक पर्सन का वजन है 60 किलो, तो 1000 पर्सन का वेट, भाई जैसे एक पर्सन का वेट है 60 किलो, तो ये 60 किलो गोल्ड का वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि एक आदमी बिठाया है। तो जब मैं 1000 लोग बिठा दूंगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1000, विच इज 6 इंटू 10⁻⁴ kg। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? तो ये होती है भैया एक प्रैक्टिस। इसके बाद कुछ प्लानिटरी डिस्टेंस ये अपन ने पढ़ ली है। अर्थ और मून का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, अर्थ और सन का डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, नेपच्यून और सन का डिस्टेंस 4.5 इंटू 10⁹ किलोमीटर। अब यार कुछ मॉडर्न नेमिंग है, लार्ज नंबरों को नाम भी दिया इन्होंने कि यार 10 की पावर जब बढ़ती जाती है तो क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो 10⁵ होता है लैक्स, लैख तुम्हें पता है, 10,000 के बाद जो अगला जीरो लगाने के बाद बनता है नंबर, जिसमें 5 जीरो होते हैं उसको लाख बोलते हैं। मतलब ये नंबर जिसमें 5 जीरो है, ये हो गया 1 लाख। उसमें आपने 2 जीरो और बढ़ा दिए तो वो करोड़ बन जाता है। मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो करोड़ बन गया। तो 1 करोड़ में कितने हो गए, 100 लाख हो गए, है ना। फिर उसमें 2 जीरो और ऐड करें तो अरब बन गया। तो 1 अरब में कितने, 100 करोड़ हो गए।
फिर खरब, 1 खरब में कितने हो गए 100 अरब, उसमें फिर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा। फिर नील, तो नील मतलब क्या, जैसे 10 की पावर 11 आया ना, उसमें फिर 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका बन गया 10 की पावर 13। तो भैया एक नील में 100 खरब होते हैं। क्लियर। फिर पद्म आया, तो पद्म क्या, अगेन 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 13 विच इज इक्वल टू 10 की पावर 15। तो 10 की पावर 15 को आपने बोल दिया पद्म। उसके बाद आता है शंख। शंख क्या, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 15, ये आपका आ गया 10 की पावर 17, ये आपका हो गया पद्म, है ना। उसके बाद आपको अगेन 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 17, ये आ गया आपका महाशंख। तो भैया एक शंख में 100 पद्म होते हैं। ओके, 100 पद्म। एक पद्म में 100 नील होते हैं। ये एक शंख। एक नील में 100 खरब होते हैं। एक खरब में 100 अरब होते हैं। एक अरब में 100 करोड़ होते हैं। और एक करोड़ में 100 लाख होते हैं, या लाख जिसको तुम बोलते हो। एक लाख में 100,000 होते हैं, है ना, तो 100,000 होते हैं। इस तरह से अपन ये बातें जानते हैं। तो लार्ज नंबरों के कुछ नाम है, दिमाग में रखना। एक महाशंख में 100 शंख होते हैं, और महाशंख में आपको पता लग गया जीरो कितने लगते हैं, 10 की पावर 19। इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, ननीलियन एंड डेसिलियन। ये आपका इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है। कि मिलियन मतलब 1 मिलियन में आपके होते हैं 10 की पावर 6। अब मिलियन बेसिकली क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना इसको, है ना। तो मिलियन इन्होंने कहा मिलियन हम किसको बोलेंगे, तो हमने कहा 1 मिलियन इज बेसिकली इक्वल टू 10 लैक्स। जो अपन मतलब अपने इंडिया में जिसको 10 लाख बोलते हैं, अमेरिकन उसको 1 मिलियन बोलते हैं, या इंग्लिश उसको 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये बात समझ लो। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। क्लियर। तो उस तरह से अब ये नई क्वांटिटी आ गई, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, ननीलियन, डेसिलियन। मिलियन मतलब 10 की पावर 6, क्योंकि क्या है 10 लाख है। 1 लाख में 10 की पावर 5 होती है, 10 लाख है तो एक और 10 लग गया, तो 10 की पावर 6 बन गया। बिलियन मैंने क्या बोला था, 1 बिलियन। ये बस बिलियन और मिलियन ही याद रखना, इसका रिलेशन कि 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। मतलब 1 बिलियन पता है क्या होता है, 1 अरब के बराबर होता है, क्योंकि 1 अरब भी आपका किसके बराबर था, 100 करोड़ के। तो यही बेसिकली 1 बिलियन भी कहलाता है, यही 1 बिलियन भी कहलाता है। वो हो गया अंग्रेजी वाला सिस्टम, अमेरिकन यूज करते ये बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन टर्म्स। और अपन तो भैया देसी लोग हैं, अपन लाख, करोड़, अरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख ये सब अपन यूज करते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया भैया। तो ट्रिलियन में 10 की पावर 12 आता है, बिलियन में 10 की पावर 9 आता है। बिलियन में याद रखना 10 की पावर 9 आता है ना। जैसे लाख में तुमने याद रखा है 10 की पावर 5 होता है, करोड़ में 10 की पावर 7 होता है, तो बिलियन में 10 की पावर 9 होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वाड्रिलियन में 10 की पावर 15 होता है, क्विंटिलियन में 10 की पावर 18 होता है, सेक्सटिलियन में 10 की पावर 21 होता है, सेप्टिलियन में 10 की पावर 24 होता है, ऑक्टिलियन में 10 की पावर 27 होता है, ननीलियन 10 की पावर 30 और डेसिलियन 10 की पावर 33। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये 3 याद रखो, काम के तुम्हारे ये 3 ही है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। क्लियर है। ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 12, बिलियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर 9, ये याद रखना। 10 की पावर 9 मतलब बिलियन, और 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, और मिलियन तो तुम्हें याद हो ही गया 10 की पावर 6। क्लियर है। इसमें देखो 1000 से मल्टीप्लाई करते गए, आगे बढ़ते गए, वहां पे क्या था 100 से मल्टीप्लाई करते गए, आगे बढ़ते गए। चलो, सिंप्लीफाई बिलियंस इनटू पावर ऑफ 10। अब जैसे एग्जांपल है इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल बोलते हैं अमेरिकन की, इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो बिलियन मतलब 10 की पावर 9, 1.4 को 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो जहां बिलियन दिखे मतलब 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देना। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, जिसमें से भारत में ही रहते 1.4 बिलियन, है ना। तो भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। अब भैया लास्ट सेक्शन आ गया इस चैप्टर का, दैट विल बी द चैलेंजिंग क्वेश्चन।
अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन चैलेंज करूंगा, है ना? तो जल्दी से बताओ। एक तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है। इसको यार वीडियो को पॉज करना, खुद से अटेम्प्ट करना। जो मैंने आखिरी में जितनी भी बात बताई उसमें याद रखने की बातें हैं मेनली। अब तुमको ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तुम्हारी। ओके, तो करो ये क्वेश्चन को। एक डिजिटल लॉकर है जिसका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड है। भैया जो मैंने क्वेश्चन कराया था अभी तुमको क्लास में, उसमें क्या था? न्यूमेरिक पासवर्ड। तो यार 10 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कह रहा है अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड है, मतलब अल्फाबेट भी पॉसिबल है, नंबर्स भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी पॉसिबल है, ओके, और नंबर्स भी पॉसिबल है, और नंबर्स भी पॉसिबल है। नंबर्स कितने होते हैं? 10 नंबर है, और अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 है। क्लियर? अब इन्होंने कहा 5 डिजिट का ही पासवर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का पासवर्ड है। हाउ मेनी सच कोड आर पॉसिबल? तो आप ये देखो इस पोजीशन पे कितने लोग आ सकते हैं। इस पोजीशन पे 10 नंबर भी आ सकते हैं, 26 अल्फाबेट भी आ सकते हैं, टोटल 36 लोग यहां बैठ सकते हैं। इस लोकेशन पे 36 आ सकते हैं, इस पे 36 आ सकते हैं, इस पे 36 आ सकते हैं, इस पे 36 आ सकते हैं। 36 क्यों? क्योंकि 26 अल्फाबेट है, 10 नंबर है, टोटल 36 आपके पास कॉम्बिनेशन से जो पॉसिबल है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। यहाँ पे भैया मैं 0 से लेके 9 तक के कुछ नंबर भी लिख सकता हूँ, या ए से लेके जेड तक के सारे अल्फाबेट भी लिख सकता हूँ। भाई मैं ए भी लगा सकता हूँ, बी भी लगा सकता हूँ, सी भी लगा सकता हूँ, अप टू जेड। साथ में मैं 0 1 2 अप टू 9। तो टोटल में 36 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है ना? 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे। टोटल हाउ मेनी पासकोड कैन बी पॉसिबल? 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36। मैंने क्या बोला था? जब भी कॉम्बिनेशन पूछे आपको सीधे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ये मल्टीप्लाई का लगा दिया साइन, आंसर निकल कर आ गया। 36 की पावर कितनी हो गई मेरे भाई? 5। कभी 3 डिजिट का पासकोड होता तो आंसर क्या आता? 36 की पावर 3। कभी पासकोड 10 डिजिट का होता तो आंसर क्या होता? 36 की पावर 10। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, करो इसको। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। तुमको फाइनल आंसर नहीं निकालना, तुमको यूनिट डिजिट निकालनी है। 2 की पावर 224 जब डिवाइड होगा 4 की पावर 32 से, तो इन्होंने एक हिंट दे दी है, वैसे नहीं भी दिया होता तो तुम बेस को सेम करने की कोशिश करोगे डिवीजन में हमेशा, क्योंकि तुमको बेस की एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बेस सेम करेंगे, क्योंकि अपन वो लगा देंगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n, ये प्रॉपर्टी लगती है। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर m इंटू n, ये क्या होता है? a की पावर mn, है ना? और मल्टीप्लीकेशन में भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे देखो यार ये 4 है, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, है ना? बेस में को सेम करना है, तो 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और ये आ गया 32। अगेन वो नेक्स्ट बन गई, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये पहला है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी लगाई 224, ये आया 2, ये आएगा 4, और ये आएगा 64। अब ये आएगा a की पावर m माइनस n, मतलब ये आ गया 224 माइनस 64, क्योंकि दोनों का आपने बेस सेव कर दिया। अब देखो 2 4 में से ये गया 12 6, और ये आ गया आपका 160। 2 की पावर 160 की यूनिट प्लेस क्या होगी? और भाई इसको सॉल्व तो कर ही नहीं पाएंगे, 2 की पावर 160 का कैसे आंसर निकालोगे? तो भाई जो पावर्स होती है ना वो एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। आप यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 2 की पावर 4 क्या होती है? 16, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64, 2 की पावर 7 क्या होता है? 128, और 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। आप एक चीज देखोगे, अब इनकी यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व करो, 2486, 2486, यही रिपीटेशन चलता है। 2486 की साइकिल रिपीट होती है, मतलब हर 4 नंबर बाद, हर 4 पावर बाद 2486 आता है। तो ये जो पावर आई है 160, इसको मैं कभी 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 4 4 जा 16, 0 0 40।
0 0, ये आंसर आ गया 0। मतलब 40 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल है, अपना रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर 0 कब आता? कभी भैया 4 होता, यहाँ पे 4 होता, 4 को 4 से डिवाइड करता, रिमाइंडर 0 आता है ना। 8 होता तो रिमाइंडर 0 आता। तो भैया ये वाले पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6। तो आंसर क्या आ गया? 6। इसका आंसर क्या आ गया? 6। नहीं आया समझ में? ये होती है साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर। आप हर एक की साइक्लिसिटी देख सकते हो। जैसे 3 की मैं देखूं तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। इसके आगे आप देखोगे ये वही रिपीट होगा 3 9 7 1। तो इसकी भी साइकिल क्या है? 4 की है। मतलब हर 4 नंबर बाद वही पावर रिपीट हो रही है ना। तो जो भी पावर है आपने उसको 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया, कभी रिमाइंडर 1 आता, यहां पे रिमाइंडर 1 आता तो यूनिट प्लेस पे क्या आता? 2। कभी रिमाइंडर 2 आता तो यूनिट प्लेस पे क्या आता? 4। कभी रिमाइंडर 3 आता तो यूनिट प्लेस पे क्या आता? 8। रिमाइंडर 4 कभी आएगा नहीं, मतलब यहां पे रिमाइंडर 0। ये वाला केस क्या है? जब रिमाइंडर 0 आए। ये वाला केस क्या है? जब रिमाइंडर 3 आए। ये वाला केस कब है? जब रिमाइंडर 2 आए। ये कब है? जब रिमाइंडर 1 आए। तो आपने इसको जब डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर 0 आया, 0 आया, मतलब आपका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 6। मतलब जो 2 की पावर 4 की यूनिट प्लेस आएगी वही 2 की पावर 160 की भी यूनिट प्लेस आएगी, विच इज 6। 6 इज द फाइनल आंसर। इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ द नंबर। जैसे कोई नंबर है ना आपके 4 4 है, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 की पावर 4। आप इसको ध्यान से देखोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 25। आप यहां देखोगे तो 4 6 4 6, तो 4 की साइकिल 2 पे रिपीट हो जाती है। तो जो भी जैसे आपको कहे कोई कि मेरे को बताओ 4 की पावर 327 की यूनिट प्लेस क्या आएगी, तो आपको पता है यार 327 को आप सीधे 2 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि साइकिल 2 के बाद रिपीट हो रही है। 4 6 4 6, मतलब भाई 4 6 आ गया, फिर 4 6, फिर 4 6, यही आता है। जब ऑड पावर आती है तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है, जब इवन पावर आती है तो यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, आपको पता है रिमाइंडर 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 लिखा है। आप देखो 2 1 जा 2, ये आ गया 12, 6 12, 0 7 3 6, रिमाइंडर आया 1। जब रिमाइंडर 1 आया मतलब जो 4 की पावर 1 की यूनिट प्लेस है वही इस नंबर की यूनिट प्लेस है, विच इज 4 यूनिट प्लेस, मतलब आखिरी की डिजिट। अब मैं तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं, 3 की पावर 327 की यूनिट प्लेस बताओ। 3 की पावर 327 की यूनिट प्लेस बताओ। ये तुमको कमेंट में आंसर बताना और सब बता के जाना, तो मेरे को समझ में आएगा कि तुमको समझ में आ गया है। भैया जो इसकी साइकिल होती है 3 की, अपन ने साइकिल ऑब्जर्व करी थी 4 होती है, तो इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए उस पे देख लो कि 3 की उस पावर पे क्या आंसर आ रहा है। कभी रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9 यूनिट प्लेस पे। 3 आ रहा है तो 3 का क्यूब 27, तो 7 यूनिट प्लेस पे। ऐसे आ जाएगा। दैट्स ऑल भैया, आज की क्लास के लिए इतना काफी था और ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया। आई होप तुमको हर बात समझ में आई होगी। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। पावर प्ले चैप्टर नई बुक एनसीईआरटी का अपना पूरी तरह कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी बुक खोलना, हर क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा।